विशिष्ट अधिनियमों के अंतर्गत जिन व्यक्तियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, उनके साथ साथ कतिपय श्रेणी के व्यक्तियों को इस योजना का लाभ उठाने से वंचित करने का प्रस्ताव है। मैंने अपनी जुलाई 2014 के बजट भाषण में यह आश्वासन दिया था कि यह सरकार पूर्व प्रभाव से नई कर देयता सृजित नहीं करेगी। मैंने यह भी आशा प्रकट की थी कि वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से आयकर अधिनियम 1961 में किए गए कतिपय पूर्व प्रभावी संशोधनों से संबंधित विभिन्न न्यायालयों तथा अन्य कानूनी मंचों में लंबित मामलों का शीघ्र ही तर्कसंगत निपटान किया जाएगा। मैं यह दोहराना चाहता हूं कि हम एक स्थिर और सरल कर प्रणाली लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम भविष्य में ऐसे संशोधनों का सहारा नहीं लेंगे। मैंने एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की भी घोषणा की थी, जो ऐसे किसी भी नए मामले पर विचार करेगी जहां कर निर्धारक अधिकारी पूर्व प्रभावी संशोधन का प्रयोग करके अप्रत्यक्ष अंतरणों के संबंध में आय का निर्धारण अथवा पुनर्निर्धारण करने का प्रस्ताव रखता है। कर वंचन की किसी आशंका को समाप्त करने के लिए इस समिति के अध्यक्ष राजस्व सचिव होंगे और इसमें अध्यक्ष सीबीडीटी और बाहर के एक विशेषज्ञ शामिल होंगे। पूर्व प्रभावी संशोधन के तहत चल रहे विगत मामलों को एक अवसर प्रदान करने के लिए मैं उनके लिए विवाद निपटान की एक बारगी स्कीम का प्रस्ताव करता हूं, जिसमें बशर्ते कि वे वीआईपी सहित किसी न्यायालय अथवा अधिकरण में लंबित मामले या किसी मध्यस्थम कार्यवाही को वापस लेने की सहमति व्यक्त करते हों, वे केवल कर बकायों का भुगतान करके अपना मामला निपटा सकते हैं। उच्चतम न्यायालय द्वारा सांविधिक प्रावधानों तथा दंड लगाने के मार्गदर्शक सिद्धांतों की व्याख्या पर कई निर्णय देने के बावजूद आय छिपाने के लिए भारी अर्थदंड लगाने के फलस्वरूप विगत वर्षों से विवादों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। इस समय आयकर अधिकारी को अपवंचित माने गए कर पर 100% से लेकर 300% की दर से दंड लगाने का विवेकाधिकार है। मैं आर्थिक अपराधों की विभिन्न श्रेणियों के साथ साथ दंड की मात्रा का निर्धारण करके संपूर्ण दंड प्रणाली को संशोधित करने और इस प्रकार कर अधिकारियों के विवेकाधिकार को काफी हद तक कम करने का प्रस्ताव करता हूं। अब आय को कम दर्शाने के मामले में कर के 50% और तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के मामले में कर के 200% की अर्थदंड दर होगी। विशेष स्थितियों में जहां कर अदा किया गया हो और अपील दायर न की गई हो, में दंड माफी का भी प्रस्ताव किया जाता है। दूसरा मुद्दा जिसके कारण विवादों की संख्या में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है, वह है आयकर अधिनियम की धारा 14 क के संदर्भ में छूट प्राप्त आय से संबंधित व्यय की अस्वीकृति की मात्रा निर्धारण में। मैं इस प्रकार के मात्रा निर्धारण को अभिशासित करने वाले नियम 8 घ में दिए गए फॉर्मूले को तर्क संगत बनाने का प्रस्ताव करता हूं। इस नियम में संशोधन किया जा रहा है कि यह अस्वीकृत छूट प्राप्त आय का अर्जन करने वाले निवेशों और औसत मासिक मूल्य के 1% तक सीमित हो, लेकिन यह दावा किए गए वास्तविक व्यय से अधिक न हो। करदाता अनुकूल एक दूसरे उपाय के रूप में मैं ब्याज और अर्थदंड की माफी चाहने वाले करदाताओं की याचिकाओं का निपटान करने हेतु 1 वर्ष की समय सीमा देने का प्रस्ताव करता हूं। आयकर विभाग भी अनुदेश जारी कर रहा है, जिसमें निर्धारण अधिकारी के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि जब आयकर आयुक्त के समक्ष अपील लंबित हो तो वह निर्धारित द्वारा विवादित मांग के 15% का भुगतान किए जाने पर मांग के स्थगन को मंजूर करे। विचलन के मामले में निर्धारण अधिकारी को अपने वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश प्राप्त करने होंगे। करदाता को भी वरिष्ठ अधिकारी के पास जाने का विकल्प होगा यदि वह अधीनस्थ अधिकारी द्वारा जारी स्थगन आदेश की शर्तों से सहमत न हो। मामलों को बैकलॉग समाप्त करने के लिए हम सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवाकर अपीलीय अधिकरण से स्टेट के 11 नए पीठ सृजित कर रहे हैं। मैं सेनवेट क्रेडिट नियमावली 2004 में संशोधन का भी प्रस्ताव करता हूं, जिससे ऋण प्रवाह में सुधार लाया जा सके। अनुपालन भार और उससे जुड़ी मुकदमेबाजी, खासकर छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त अंतिम उत्पादों के बीच क्रेडिट विभाजन से संबंधित मुकदमेबाजी को कम किया जा सके।
इस नियमावली में संशोधन से बहु विनिर्माण इकाइयों वाले विनिर्माता निविष्टियों के लिए एक सामान्य भंडागार को बनाए रखने और क्रेडिट युक्त निविष्टियों को अलग अलग विनिर्माण इकाइयों को वितरित करने में समर्थ हो सकेंगे। कराधान का सरलीकरण और यौक्तीकरण। सरकार ने कर प्रशासन सुधार समिति की अनेक अनुशंसाएं पहले ही स्वीकार कर ली हैं और मैं इस बजट में न्यायमूर्ति ईश्वर समिति की अनेक अनुशंसाएं स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं। करों की बहुलता, उससे जुड़े प्रपाती प्रभाव में कमी लाने और संग्रहण की लागत को कम करने के लिए मैं विभिन्न मंत्रालय द्वारा लगाए गए 13 उपकरों, जिनमें एक वर्ष में राजस्व संग्रहण 50 करोड़ रुपए से कम है, को समाप्त करने का प्रस्ताव करता हूं। उन छोटे करदाताओं जिनकी निधियां चालू स्रोत पर कर कटौती के प्रावधान के कारण फंस जाती है के नकदी प्रवाह की स्थिति में सुधार लाने के लिए मैं अनुबंध में दिए गए आयकर संबंधी टीडीएस प्रावधानों को युक्तिसंगत बनाए जाने का प्रस्ताव करता हूं। बिना स्थायी खाता संख्या वाले अनिवासियों के लिए फिलहाल टीडीएस द्वारा अधिक है यह प्रावधान करने के लिए मैं वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करने पर उच्चतर दर लागू नहीं होगी, संगत प्रावधान को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है। अब तक किसी सेवा कर निर्धारिती के लिए भी उपलब्ध विवरणी के संशोधन की सुविधा केंद्रीय उत्पाद शुल्क निर्धारितियों के लिए भी दी जा रही है। मैं गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों सहित बैंकिंग कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा जमाओं, उधारों और अग्रिमों के जरिए प्रदान की गई गैर कर योग्य सेवाओं के संबंध में निविष्टि कर क्रेडिट के प्रतिवर्तन हेतु अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध कराने का प्रस्ताव करता हूं। हमारी सरकार ने कार्गो निर्गमन के समय और एग्जिम व्यापार की लेन देन संबंधी लागतें कम करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। मैं अच्छे रिकॉर्ड वाले आयातकों और निर्यातकों के लिए सीमा शुल्क की आस्थगित अदायगी का प्रावधान करने के लिए सीमा शुल्क अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव करता हूं। बजट 2014-15 में मैंने भारतीय सीमा शुल्क एकल खिड़की परियोजना को कार्यान्वित करने के आशय का घोषणा की थी। हमने इस दिशा में काफी प्रगति की है और अगले वित्त वर्ष के प्रारंभ से इसे बड़े पत्तनों और विमानपत्तनों पर कार्यान्वित कर दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए सीमा शुल्क बैगेज नियमों को सरल बनाया जा रहा है, जिससे कि निःशुल्क बैगेज अनुमति में बढ़ोतरी की जा सके।